हेलो बेटा। आज की इस क्लास में हम पढ़ते हैं अपना जो थर्ड चैप्टर है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स इनको बेटा हिंदी में बोलते हैं धातु और अधातु। मेटल्स जो होती है उनको हिंदी में बोलते हैं बेटा धातु, और नॉन मेटल्स जो बोलते हैं उनको बेटा अधातु बोलते हैं। ठीक है, अपना चैप्टर जहां से स्टार्ट होता है, सबसे पहले अपने चैप्टर में आती है मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज को बेटा हिंदी में बोलते हैं भौतिक गुणधर्म। ठीक है, सबसे पहले अपने पास आती है मोलेबिलिटी। मोलेबिलिटी को बेटा हिंदी में बोलते हैं आघात वर्धनीयता। आघात वृद्धता। ठीक है, आघात वृद्धता क्या होती है? देखो सिंपल एग्जांपल लेके समझते हैं बेटा। आपने सभी ने देखो आयरन देखा, फेरस लोहा। ठीक है, लोहे की आपने देखी होगी उसको पतली चादरों के रूप में बदला जा सकता है। आयरन जो फेरस जो है वो बेटा मेटल है अपनी आयरन। ठीक है, इस पर डिस्कस करते हैं। ये क्या है बेटा? मेटल है। अब लोहे की आपने देखी होगी थिन शीट बनाई जा सकती है, पतली पतली चादरें बनाई जा सकती है। ये जो प्रॉपर्टी है वो क्या है बेटा? मोलेबिलिटी, आघात वर्धनीयता। ऑल मेटल्स आर मोलेबल बट नॉन मेटल्स आर नॉन मोलेबल और ब्रिटल। मेटल्स को क्या किया जा सकता है? थिन शीट में कन्वर्ट किया जा सकता है, बट नॉन मेटल्स को जब थिन शीट में कन्वर्ट करने का ट्राई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी? ब्रिटल हो जाएगी, वो टूट जाएगी। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी अपने पास आती है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी को बेटा हिंदी में बोलते हैं तन्यता। तन्यता क्या होती है? देखो तन्यता अपने देखो घरों में जो इलेक्ट्रिसिटी आती है वो वायर से आती है। ठीक है, कॉपर वायर उसमें इलेक्ट्रिसिटी के ट्रांसफर के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, है ना। कॉपर वायर आपने देखा होगा, जो सोना होता है गोल्ड, उसकी भी लंबी लंबी चेन्स बनाई जा सकती है। तो मेटल्स को क्या किया जा सकता है? थिन वायर की फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है। ये प्रॉपर्टी क्या कहलाती है बेटा? डक्टिलिटी। द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है बेटा लस्टर। लस्टर को हिंदी में बोलते हैं चमक, जो चमक। ठीक है, धात्विक चमक, और इसको शाइनिंग बोल सकते हैं। ठीक है, मेटल्स इन देयर प्योर स्टेट हैव ए शाइनिंग सरफेस। ठीक है, मेटल्स जो होती है वो अगर प्योर स्टेट में तो क्या होगी? शाइनिंग सरफेस होगी। ऑब्वियसली सबको पता है गोल्ड जो होता है उसकी शाइनिंग होती है, आयरन की भी शाइनिंग होती है, एल्यूमिनियम की शाइनिंग होती है, सारी मेटल्स जो है उनकी शाइनिंग होती है। बट यहाँ पर अपने पास एक एक्सेप्शन आता है बेटा। आयोडीन जो है वो नॉन मेटल है। आयोडीन कैसा है बेटा? नॉन मेटल है, बट ये क्या शो करता है? शाइनिंग सरफेस होता है इसका, इसमें शाइनिंग होती है। तो ये एक्सेप्शन याद रख लेना अपने को। नेक्स्ट आती है बेटा सोनोरिटी। सोनोरिटी क्या होती है? सोनोरिटी को हिंदी में बोलते हैं बेटा धावनिक। ठीक है, इसको सिंपल सा देखो, जब भी किसी मेटल्स को अगर हम हीट करेंगे तो उससे एक रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस होगी। उस प्रॉपर्टी को क्या बोलेंगे बेटा? सोनोरिटी। ऑल मेटल्स प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड व्हेन बीटन। मेटल्स को जब पीटा जाता है तो वो क्या करती है? रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करती है। ये प्रॉपर्टी क्या है अपनी बेटा? सोनोरिटी। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी अपने पास आती है कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो मेटल्स क्या करती है? इलेक्ट्रिसिटी और हीट बोथ का कंडक्शन करती है। देखो अगर ये कोई कॉपर या किसका आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, जिसका भी, ठीक है, ये वायर है। अगर इस वायर को हम सर्किट में कनेक्ट करते हैं बैटरी लगा के, तो क्या होता है बेटा? इससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो करवाएगा। ये कॉपर वायर है। ठीक है, कॉपर वायर है जो भी मेटल्स का वायर है। तो यहाँ से अपने को क्या मिला कि मेटल्स जो है वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट बेटा हीट। अगर आपने देखा होगा, देखो अगर एक मेटल की रोड है, ठीक है, आयरन की रोड है, ये इसको अगर इस एज को हम क्या करते हैं? इस एज को हीट दें, यहाँ से इसको हीट दें, गर्म करें, तो कुछ टाइम के बाद इसका ये एज भी गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से भी ये गर्म हो जाएगी। तो मेटल्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी और हीट दोनों का कंडक्शन करती है। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास प्रॉपर्टी आती है बेटा हार्डनेस। हार्डनेस से देखो आपने मेटल्स देखी है, जो फेरस है, आयरन की बात कर रहे हैं, गोल्ड जो होता है, आयरन जो होता है, कॉपर जो होता है, ये सारी मोस्टली मेटल्स क्या होती है बेटा? हार्ड होती है। ठीक है, कठोर होती है। हार्डनेस का मतलब है इनकी कठोरता से। ठीक है, मेटल्स आर जनरली हार्ड। मेटल्स जो है वो हार्ड होती है, बट नॉन मेटल्स आर ब्रिटल। नॉन मेटल्स बेटा हार्ड नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पर भी अपने को एक्सेप्शन देखने को मिलता है। जो अपनी सोडियम और पोटेशियम, ये वाली जो मेटल्स है, ये इतनी सॉफ्ट होती है कि इनको नाइफ से भी कट किया जा सकता है। ये सॉफ्ट मेटल्स है बेटा। ठीक है, इसके बाद हाँ, और एक इसमें कंडक्शन ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। देखो यहाँ पर भी एक अपने पास आता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बेटा कार्बन का एलोट्रोप है। कार्बन का एलोट्रोप है बेटा। कार्बन का एलोट्रोप है। इसमें क्या होता है? एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। एक फ्री इलेक्ट्रॉन होता है जिसकी वजह से ये क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करता है। ठीक है, तो ये एक नॉन मेटल है बेटा। ग्रेफाइट नॉन मेटल है, बट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्शन कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर रहा है। नेक्स्ट अपने पास आता है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई। मेटल्स के लिए क्या होता है बेटा? मेटल्स का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं, बट नॉन मेटल्स के लिए लो होता है। नॉन मेटल्स का इतना हाई नहीं होता।
ये होती है बेटा मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेटल्स और नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की सारी प्रॉपर्टीज बेटा इनके अपोजिट हो जाएगी, जैसे मेटल जो है वो हार्ड होगी बट नॉन मेटल्स ब्रिटल होगी, हार्ड नहीं होगी, ठीक है। मेटल जो है वो इलेक्ट्रिसिटी और हीट का कंडक्शन करेगी बट नॉन मेटल्स नहीं करेगी। मेटल्स में बेटा लस्टर, डक्टिलिटी, मालेबिलिटी ये सारी प्रॉपर्टीज होगी बट नॉन मेटल्स में नहीं होगी। हाँ एक हार्डनेस बेटा, हार्डनेस में जो हार्डनेस में यहाँ भी अपने पास एक्सेप्शन आता है, ठीक है। मेटल्स हार्ड है लेकिन यहाँ पर जो डायमंड है बेटा, डायमंड वो भी क्या है बेटा, कार्बन का एलोट्रोप है, कार्बन का एलोट्रोप है। ये भी क्या, ये बेटा हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हार्डेस्ट सब्सटेंस है बेटा। जो डायमंड होता है वो सबसे कठोर पदार्थ है बट ये क्या है, एक नॉन मेटल है। यहाँ पर अपनी मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज कंप्लीट होती है। अब बेटा डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज में। केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है कि ये किसी मेटल्स के जैसे मेटल्स है वो अलग अलग सब्सटेंस के साथ लाइक एसिड के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, वाटर के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट कर रही है, ये सारी जो चीजें आती है वो बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर आती है, ठीक है। सबसे पहले अपने को केमिकल प्रॉपर्टी में पढ़ना है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्शन करती है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, ठीक है। धातु और अधातु की रासायनिक गुणधर्म, ठीक है। सबसे पहला अपने पास आता है कि मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ कैसे रिएक्ट करती है। देखो मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी, मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो बेटा ये बनाएगी मेटल ऑक्साइड, ओके। एग्जांपल देख लेते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है वो बेटा मेटल है, ठीक है। मैग्नीशियम की जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ, मैग्नीशियम की जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो ये बेटा ऑक्साइड बना देता है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। एक एग्जांपल, कॉपर की जब रिएक्शन होती है ऑक्सीजन के साथ तो ये बेटा बना देता है कॉपर ऑक्साइड, ठीक है। कहने का मतलब यहां से अपने को क्या मिल रहा है कि जब भी मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो क्या बनाएगी, मेटल ऑक्साइड, ठीक है। मेटल ऑक्साइड, ये जो मेटल ऑक्साइड बन रही है इनकी नेचर क्या होती है बेटा, मेटल ऑक्साइड की जो नेचर होती है वो बेसिक नेचर होती है, मेटल ऑक्साइड की नेचर बेसिक होती है। इसके अपोजिट बेटा नॉन मेटल्स, नॉन मेटल्स अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये भी बनाएगी बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड, नॉन मेटल ऑक्साइड। एग्जांपल बेटा कार्बन, कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा कंपाउंड कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगी तो ये बनाएगी बेटा सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। अब इनका देखो, इनकी जो नेचर होती है, जो अपने पास मेटल ऑक्साइड आ रहे थे उनकी नेचर कैसी थी, बेसिक नेचर, ठीक है। इनकी नेचर कैसी होती है बेटा, इनकी एसिडिक नेचर होती है, ठीक है। ये इनकी एसिड, यहाँ पर एसिड और बेस का बेटा, एसिड जो होते हैं उनको बोलते हैं बेटा अम्ल, ठीक है, और बेस को बोलते हैं बेटा क्षार, ठीक है। मेटल और नॉन मेटल की ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन है। जब मेटल्स ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है, मेटल ऑक्साइड बनाती है, उनकी नेचर कैसी होती है, बेसिक नेचर होती है। नॉन मेटल जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड बनाती है। इनकी नेचर कैसी होती है बेटा, इनकी नेचर होती है एसिडिक, ठीक है। अब अपने पास आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ठीक है, इससे रिलेटेड ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड। देखो ये जो मेटल ऑक्साइड बना है, अपने पास जो मेटल ऑक्साइड बन रहे हैं वो मेटल ऑक्साइड, उनकी नेचर क्या हो सकती है बेटा, एसिडिक और बेसिक दोनों हो सकती है। अपने पास अब आते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड को बेटा हिंदी में बोलते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड, हिंदी में इनको बोलते हैं बेटा उभयधर्मी ऑक्साइड। देखो एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं बेटा, उभयधर्मी ऑक्साइड इनको हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में एम्फोटेरिक ऑक्साइड बोलते हैं। एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होते हैं जिसे अपने पास, देखो अभी ऑक्सीजन से रिएक्ट हो रही थी मेटल और क्या बनाती थी, मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड जो बन रहा है वो मेटल ऑक्साइड जो होता है वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करेगा।
जब वो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके क्या बना रहा है, साल्ट और वाटर। तो जो मेटल ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन करके साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, वो अपने पास कैसा है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एग्जांपल देखो, जैसे एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड होता है, एल्यूमिनियम की अगर रिएक्शन होगी O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, तो ये बनाता है Al2O3। Al2O3 की अगर देखो, ये जो है अपना मेटल ऑक्साइड है, अब इसकी रिएक्शन अपने को किससे करवानी है, HCl, यानी एसिड और बेस। वो जो मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, वो मेटल ऑक्साइड जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन करके क्या करते हैं, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या होते हैं अपने एम्फोटेरिक ऑक्साइड। Al2O3 एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन एक बार HCl से करवाते हैं, कंपाउंड क्या बनाता है, ये AlCl3 और H2। ठीक है, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। अब देखो इसी की रिएक्शन, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 है, इसी की रिएक्शन हम किसी बेस से करवाते हैं बेटा, NaOH से। NaOH जो है वो अपना बेस है, याद रख लेना बेटा, HCl जो है वो अपना एसिड है और NaOH जो है वो बेस है। जब इसकी रिएक्शन NaOH के साथ होती है तो ये कंपाउंड बनाता है NaAlO2 और साथ में ये रिलीज करता है बेटा H2O। ठीक है, यहां पर दोनों कंडीशंस में देखो बेटा, साल्ट और वाटर बन रहा है, तो ये क्या है अपना एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ऑक्साइड विच प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर बाय रिएक्टिंग विद एसिड एंड बेस, दीज आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सेकंड बेटा, एक तो अपने पास ये आ गया Al2O3 एल्यूमिनियम का जो सल्फाइड है, सॉरी एल्यूमिनियम का जो ऑक्साइड है। सेकंड अपने पास एक और आता है बेटा, जिंक ऑक्साइड ZnO। जब इसकी रिएक्शन करवाओगे HCl के साथ, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा, जो HCl जो बेटा स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, जब जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन होती है HCl के साथ, कंपाउंड परफॉर्म करता है ZnCl2 और H2। इसके बाद जिंक ऑक्साइड की अब अपने को रिएक्शन किससे करवानी है बेटा, जब इसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड प्रूव करना है तो इसके एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन शो करनी है। अब देखो इसकी रिएक्शन HCl के साथ तो होगी, बट अब इसकी रिएक्शन करवानी है अपने को NaOH के साथ, तो कंपाउंड क्या बनाएगा, ये Na2 ZnO2 और बेटा साथ में H2O। दोनों कंडीशंस में देखो सॉल्ट और वाटर बन रहा है, हर कंडीशन में रिएक्शन में साथ में क्या बन रहा है बेटा, वाटर बन रहा है और सॉल्ट भी बन रहा है। तो ये सारे जो होते हैं बेटा एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, जो बोथ नेचर को, ड्यूअल नेचर को शो करते हैं, एसिड और बेस के साथ दोनों के साथ रिएक्शन करते हैं। अब अपने पास ये सेकंड जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है बेटा इनकी वाटर के साथ रिएक्शन। जो मेटल्स होती है उनकी वाटर के साथ रिएक्शन की, वो वाटर के साथ कैसे रिएक्शन करके क्या कंपाउंड फॉर्म करती है। देखो मेटल्स जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है, रिएक्शन विथ वाटर, ठीक है, मेटल जब वाटर के साथ रिएक्शन करती है, मेटल रिएक्शन विथ वाटर, इट विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 हाइड्रोजन गैस रिलीज कर देगी। ठीक है, अब देखो ये वाटर जो होता है बेटा इसका केमिकल नेम होता है डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड, डाई हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड। ठीक है, और केमिकल जो इसका फॉर्मूला होता है वो बेटा H2O होता है। ठीक है, अब देखो मेटल से एक एग्जांपल लेते हैं, मेटल अपने पास सोडियम लेते हैं, ठीक है, Na, इसकी जब रिएक्शन होती है बेटा वाटर के साथ, Na की जब रिएक्शन होती है H2O के साथ, तो ये कंपाउंड फॉर्म करता है NaOH, और ये क्या करेगा बेटा, अब देखो NaOH तो यहाँ पर फॉर्म हो गया, बट अब ये क्या करता है बेटा, हाइड्रोजन भी साथ में रिलीज करता है, हाइड्रोजन भी साथ में रिलीज करता है, साथ में बेटा ये एनर्जी या हीट जो भी हम बोलना चाहिए वो भी रिलीज करता है। ये अपनी जो है वो कैसी रिएक्शन होगी, एंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक, कौन सी है अपनी, ये बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है, बिकॉज इसमें क्या हो रही है, हीट जो है वो एग्जिट हो रही है इसलिए ये एक्सोथर्मिक। हाँ, सेकंड एग्जांपल बेटा जैसे पोटेशियम है बेटा अपनी, सोडियम पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम की जब रिएक्शन करवाते हैं बेटा H2O वाटर के साथ, कंपाउंड क्या परफॉर्म करेगा, सेम ये हाइड्रोजन रिलीज कर देगा बेटा, हाइड्रोजन और हीट साथ में, ये हीट और एनर्जी जो भी परफॉर्म करेगा ये साथ में प्रोडक्ट बनाएगा, और क्या बनाएगा, मेटल हाइड्रोक्साइड KOH।
अब एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसी होती है बेटा, देखो सबसे पहले मेटल जो बनाता है वो क्या बनाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके मेटल ऑक्साइड बनाता है, फिर ये मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्शन करता है और मेटल हाइड्रोक्साइड और NaOH और H2 रिलीज करता है। ऐसी होती है रिएक्शन, ठीक है। बट आप डायरेक्ट इसको याद रख सकते हो कि मेटल जब रिएक्शन करती है वाटर के साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड बनाती है, H2 रिलीज करती है और क्या बनाती है, हीट साथ में प्रोड्यूस करती है। अब देखो सारी मेटल्स जो है वो, देखो ये जो मेटल्स है सोडियम और पोटेशियम जो मैंने एग्जांपल दिए, ये मेटल्स क्या करती है, इतनी ज्यादा रिएक्टिव है बेटा कि अभी आगे हम रिएक्टिविटी सीरीज भी पढ़ेंगे। ये इतनी ज्यादा रिएक्टिव है कि ये ठंडे वाटर के साथ भी, कोल्ड वाटर जो होता है उसके साथ रिएक्शन कर लेती है। बट कुछ, हाँ वहां पर अभी हम जस्ट हमने ऑक्सीजन के साथ में पढ़ा था, ऑक्सीजन के साथ कुछ मेटल्स बेटा वहां पर भी ऐसी है, लेस रिएक्टिव मेटल्स है जो ऑक्सीजन के साथ कोई रिएक्शन शो नहीं करती। वहां उनमें क्या है, कौन कौन सी मेटल है बेटा, जैसे Ag हो गया, अपनी सिल्वर चांदी हो गई, ये कोई रिएक्शन शो नहीं करती ऑक्सीजन के साथ। Au हो गया, गोल्ड हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये अगर फ्री स्टेट में होंगे तो भी ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन शो नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर ये वाटर के साथ भी कोई रिएक्शन नहीं शो करेंगे, अगर हाँ ऑक्सीजन के, अगर वाटर के साथ भी ये कोई रिएक्शन नहीं करेंगे, तो अगर वहां पर कोई और सब्सटेंस के साथ नहीं आ रहा है तो ये अकेले वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, या इनकी रिएक्शन जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होगी, ठीक है। अब यहाँ पर देखो कुछ अपने पास मेटल्स ऐसी है जो ना तो गर्म पानी के साथ अभिक्रिया करेगी ना ठंडे पानी के साथ। कुछ वो मेटल्स क्या करेंगी, वो भाप के साथ, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगी, ठीक है, स्टीम के साथ रिएक्शन करेगी। जैसे अपने को एग्जांपल लेना, एल्यूमिनियम जो होती है वो बेटा स्टीम के साथ रिएक्शन करती है, Al2O3 बना रहा है, ठीक है। अब देखो Fe, फेरस के यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं फेरस का, ठीक है। फेरस आयरन जो है उसकी रिएक्शन अगर H2O के साथ करवाते हैं तो ये क्या बनाते हैं बेटा, Fe3O4 और H2 रिलीज करता है, ठीक है। ये जो है बेटा स्टीम के साथ रिएक्शन कर लेता है, आयरन जो है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करता है बेटा, भाप के साथ भी अभिक्रिया करता है। ये कुछ जो मेटल्स है उनकी वाटर के साथ रिएक्शन है। अब यहाँ से बेटा दो क्वेश्चन ये बनते हैं कि एक तो जो है वो सोडियम और जो पोटेशियम जो मेटल्स है उनको एयरटाइट कंटेनर में क्यों रखा जाता है, या इनको केरोसिन ऑयल में डिप करके क्यों रखा जाता है। तो अपने पास रीजन क्या है कि जो सोडियम और पोटेशियम जो है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, ये क्या करती है, जैसे एयर या वाटर के कांटेक्ट में आती है, वाटर के कांटेक्ट में आने से ये क्या रिलीज कर रही है बेटा, हाइड्रोजन और हीट, ठीक है। ये हीट क्या करेगी, हाइड्रोजन का कंबशन करा देगी, हाइड्रोजन को इवोल्व कर देगी, हाइड्रोजन की बॉन्डिंग स्टार्ट कर देगी, जिससे क्या हो सकता है बेटा, रिएक्शन में काफी ज्यादा रिग्रेसली होगी, हीट काफी ज्यादा लगने की, और क्या है जो अपनी टेस्ट ट्यूब जिसमें हम रिएक्शन करवा रहे हैं वो टेस्ट ट्यूब टूट जाती है, और अगर ये ज्यादा क्वांटिटी में तो ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। इसलिए इनको जो केरोसिन ऑयल होता है उसमें डिप करके रखा जाता है। सेकंड बेटा यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है कि जो हॉट वाटर के जो टैंक्स होते हैं उनको आयरन से क्यों नहीं बनाया जाता। उनको बनाने के लिए बेटा कॉपर का यूज होता है, बट आयरन का यूज क्यों नहीं होता। आयरन का यूज बेटा इसलिए नहीं होता बिकॉज उनका जो स्टीम के टैंक है उनका क्या होगा बेटा, स्टीम की वजह से उनका टेम्परेचर जो है वो चेंज होता रहेगा, अप डाउन उनका टेम्परेचर होता रहेगा, और अपने को पता है जो आयरन है वो स्टीम के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन रिलीज करता है, और ये Fe3O4 बनाता है और साथ में हीट भी निकालता है। तो ये क्या करेगा, वो उसमें पानी को डैमेज कर सकता है, या जो भी कंटेनर है उसको डैमेज कर सकता है, ठीक है। ये वहां पर रिएक्शन हो जाएगी। इसलिए इस रिएक्शन को अवॉइड करने के लिए कि यहाँ पर आयरन जो है वो स्टीम के साथ या गर्म पानी जो है उसके साथ रिएक्ट नहीं हो, इसलिए वहां पर कॉपर से बनाया जाता है, ठीक है। इसके बाद अपने पास जो आती है नेक्स्ट इनकी जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है बेटा इनकी एसिड के साथ रिएक्शन विथ एसिड। रिएक्शन विथ एसिड। देखो मेटल जब एसिड के साथ रिएक्शन करती है, मेटल जब क्या करती है बेटा, एसिड के साथ रिएक्शन करती है, तो ये क्या बनाती है, सोल्ट और हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है, ठीक है। एग्जांपल बेटा देखो Zn की रिएक्शन करवाते हैं बेटा H2SO4 के साथ, ये कंपाउंड बनाती है ZnSO4 प्लस H2, हाइड्रोजन रिलीज हो रही है ना, एक टाइप से ये क्या हो रही है बेटा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी इसको बोल सकते हैं जैसे, ठीक है। Zn रिएक्शन कर रही है H2SO4 एसिड के साथ, ये क्या बना रही है, ZnSO4 और H2, ठीक है। एक एग्जांपल और लेते हैं, Zn की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, कंपाउंड में क्या बनाएगी, ZnCl2 और हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है।
एक और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। मैग्नीशियम की रिएक्शन करवाते हैं HCl के साथ बेटा, ये कंपाउंड बनाएगा MgCl2 और H2। कहने का मतलब देखो बेटा, हर रिएक्शन में क्या हो रही है, सॉल्ट बन रहा है अपने पास और हाइड्रोजन रिलीज हो रही है। तो सिंपल सी रिएक्शन है, एसिड जब मेटल जब है जो एसिड के साथ रिएक्शन करती है तो क्या बनाती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करती है और साथ में सॉल्ट बनाती है। ठीक है, इसके बाद अपने पास रिएक्शन आती है, मेटल जो है वो अदर मेटल के साल्ट के साथ कैसे रिएक्शन करेगी। मेटल जो है वो अदर मेटल के साल्ट के साथ कैसे रिएक्शन करती है। रिएक्शन विथ अदर मेटल सॉल्ट, अदर मेटल के सॉल्ट के साथ ये कैसे रिएक्शन करती है। देखो, जब भी मेटल जो है वो अदर मेटल के साथ, जैसे ये कोई मेटल है A और ये बी मेटल है, बी मेटल का सॉल्यूशन है, तो यहां से ये क्या करेगी, ए मेटल जो है वो बी को डिस्प्लेस कर देगी उसके सॉल्यूशन से, और ए मेटल जो है वो बी के सॉल्यूशन में ऐड हो जाएगी और बी को साइड कर देगी। ठीक है, सिंपल सी यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो रही है। एग्जांपल देखो बेटा, Fe, फिर इसकी रिएक्शन करवाते हैं कॉपर सल्फेट के साथ CuSO4, कंपाउंड क्या बनेगा बेटा, FeSO4 और Cu, कॉपर रिलीज हो जाएगा बेटा। फिर इसकी रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ, इसका जो कलर होता है वो बेटा होता है ब्लू कलर, और इस ये सॉल्यूशन बन रहा है, इसका कलर जो होता है वो ग्रीन कलर होता है बेटा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, फेरस की रिएक्शन हो रही है कॉपर सल्फेट के साथ, तो फेरस क्या कर रहा है, कॉपर को डिस्प्लेस कर रहा है उसके सॉल्यूशन से और कॉपर रिलीज हो रहा है, और Fe इसके साथ फेरस जो है इसके साथ ऐड हो रहा है। तो मेटल जब भी क्या करती है, अदर मेटल के साल्ट के साथ सॉल्यूशन के साथ रिएक्शन करती है, तो अगर वो मेटल ज्यादा रिएक्टिव है, मोर रिएक्टिव है, तो उसको क्या कर देगी, उसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेस कर देगी। ठीक है, अब अपने पास ये यहाँ तक केमिकल प्रॉपर्टीज अपनी एंड होती है। अब अपने पास आती है कि मेटल जो है वो यहाँ पर अभी हमने बोला कि लेस रिएक्टिव मोर रिएक्टिव, ये इसको डिस्प्लेस कर रही है, कभी ये कर नहीं पाएगी, कभी कर पाएगी इसको डिस्प्लेस। तो ये क्या है सिस्टम, इसको समझते हैं बेटा। डिस्प्लेसमेंट ये कैसे हो रहा है, कैसे नहीं हो रहा है, कुछ मेटल डिस्प्लेसमेंट कर पा रही है, कुछ मेटल्स नहीं कर पा रही है, इसके बिहाइंड रीजन क्या है। ठीक है, देखो इसको समझाने के लिए अपने पास आती है बेटा एक रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज, इसको हिंदी में बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी क्या है बेटा, बेसिकली ये एक सीरीज है मेटल्स की, उनको रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग शो करती है। मैक्सिमम रिएक्टिविटी किसकी है, उसके बाद ये डिक्रीजिंग ऑर्डर्स है, मेटल का डिक्रीजिंग ऑर्डर है, उसका कॉम्बिनेशन जो क्या है वो रिएक्टिविटी सीरीज है। इस कॉम्बिनेशन को देखो बेटा लिख लेते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो है वो इनका ऑर्डर है। सबसे पहले अपनी जो ऊपर आ रही है वो है बेटा पोटेशियम। ठीक है, ये है अपनी पोटेशियम, ये है सोडियम, ये है कैल्शियम, ये है मैग्नीशियम, ये है एल्यूमिनियम, ये है जिंक, ये है फेरस, और ये है Pb, और ये है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन अपनी मेटल नहीं है। ठीक है, इसके बाद ये हाइड्रोजन सीरीज जो कंटिन्यू कर रहे हैं वहां से। इसके बाद अपने पास आती है कॉपर, ये आता है अपना मरकरी, ये आता है Ag जो सिल्वर, ये Au गोल्ड, और ये प्लेटिनम। अब इसको याद कैसे रखोगे, इसके जो देखो बेटा ऐसे याद रख लेना, इसको ऐसे याद रखना, केदार नाथ का, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है। ठीक है, इसको कैसे याद रखेंगे, हाई कोर्ट है आपका, हाई कोर्ट है आपका। ठीक है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीका पकाता है, हाई कोर्ट है आपका। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फेरस, लेड, हाइड्रोजन। ठीक है, कॉपर Hg मरकरी, Ag जो हो गई वो सिल्वर, Au जो हो गया वो गोल्ड, और प्लेटिनम ठीक है Pt। ये होती है रिएक्टिविटी सीरीज। अब देखो
जहां पर अभी हमने रिएक्शन वो करवाई थी फेरस की रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, वहां से जो कॉपर जो है वो डिस्प्लेस हो रहा था, फेरस उसको डिस्प्लेस कर रहा था। अब वो रिएक्शन देखो, रिएक्शन फिर से लिख देता हूं, Fe की रिएक्शन हो रही थी कॉपर सल्फेट के साथ, डिस्प्लेस हो रहा था कॉपर और कंपाउंड बन रहा था FeSO4 और Cu। ठीक है, इस रिएक्शन में देखो कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब कॉपर की रिएक्टिविटी जो है वो आयरन से कम है। देखो आयरन जो है वो रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा है और कॉपर जो उससे नीचे आ रहा है। कॉपर की रिएक्टिविटी क्या है, लेस है, तो कॉपर को क्या कर रहा है, अब आयरन की रिएक्टिविटी ज्यादा है तो ये आयरन को जो है वो कॉपर को इसके सॉल्यूशन से डिस्प्लेसमेंट कर रहा है। ठीक है, ये होती है बेटा रिएक्टिविटी सीरीज, इसको याद रखना अपने को। यहां से क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, जैसे अपने को 3-4 मेटल्स दे देगा, 4 या 5 मेटल्स दे देगा, उनका कॉम्बिनेशन दे देगा। अब उसको अपने को पूछेगा कि इनमें से इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कीजिए या इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट कीजिए, तो अपने को ये याद होनी पूरी जरूरी है। इसके बाद अपने पास रिएक्शन आती है कि बेटा मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो एक दूसरे से कैसे रिएक्शन करती है। मेटल्स और नॉन मेटल्स जो है वो एक दूसरे से कैसे रिएक्शन करती है, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स रिएक्ट विद ईच अदर। How metals and non-metals react with each other. How metals and non-metals react with each other. देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स के कुछ कंपाउंड अपने पास बने हुए अपने को पता है, जानते हैं हम नॉर्मल, ठीक है, जनरली सारे कई कंपाउंड ऐसे हैं जो जिनमें मेटल्स भी होती है नॉन मेटल्स भी होती है। बट ये मेटल और नॉन मेटल जो है वो एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती कैसे है। ठीक है, मेटल्स और नॉन मेटल्स की यहाँ से अपने को नई डेफिनेशन भी मिलेगी सीखने को। अभी तक हम पढ़ते आ रहे हैं कि मेटल जो है वो उनमें लस्टर होती है, डक्टाइल होती है, हार्डनेस होती है। ठीक है, बट मेटल्स की एक्चुअल डेफिनेशन जो है वो क्या हो सकती है, वो डेफिनेशन भी करेक्ट है। हालांकि वहां पर हम क्या बता रहे हैं, उसकी प्रॉपर्टीज बता रहे हैं, उसमें जो जो प्रॉपर्टीज है वो बता रहे हैं, वो भी उसको डिफाइन कर रहा है मेटल्स को। ठीक है, अब देखो मेटल्स और नॉन मेटल्स कैसे एक दूसरे के साथ रिएक्शन करती है। एग्जांपल डिस्कस करते हैं बेटा। सबसे पहले इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखो अपने पास जो मेटल्स एंड नॉन मेटल से जो बना हुआ कंपाउंड है वो बेटा अपने पास NaCl है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, ध्यान से समझना। इसमें क्या है, मेटल कौन सी है बेटा, देखो डिस्कस करते हैं। मेटल मेटल कौन सी है इसमें, Na सोडियम। और नॉन मेटल कौन सी है, नॉन मेटल जो है वो इसमें क्या है बेटा, क्लोरीन। ठीक है, अब देखो सोडियम जो होता है उसका एटॉमिक नंबर होता है 11। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। पहले सोडियम के बारे में पूरी डिस्कस करते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा बेटा, 2 8 और 1 2 8 1। इसका बता देता हूं ये 2 8 1 कैसे है। देखो एक होती है KLM, जो सेल्स होती है किसी भी अगर इलेक्ट्रॉनिक जो एटम होता है उसकी जो 4 सेल होती है KLM और L। ठीक है, उनमें इलेक्ट्रॉन उनके एडजस्ट रहते हैं। जैसे पहली जो सेल होती है K, उसके बाद वाली L M और N। अब देखो इनमें जो सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इनमें कितने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं, ये अपने को बताता है। फॉर्मूला आता है 2n स्क्वायर। तो इसमें देखो n की वैल्यू k के लिए क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, ये k के आ जाएगी। ठीक है, अब l के लिए k की वैल्यू क्या हो जाएगी, l के लिए तो वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेटा, n की। तो देखो 2 इंटू 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 8। n के लिए बेटा n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 9 is equal to 18. Next for n 4 2 multiply by 4 का स्क्वायर is equal to 2 multiply by 16 is equal to 32. Then k जो सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन, l में 8, m में 18 और n में 32. ठीक है, ये इनका जो होता है वो सेल का जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनमें इस सेल में इतने इलेक्ट्रॉन फिलअप किए जा सकते हैं। ठीक है, तो अपने पास देखो जो सोडियम है उसके देखो इसका अगर हम स्ट्रक्चर बनाना चाहिए, यहाँ से अपने पास आता है लुईस डॉट स्ट्रक्चर। लुईस डॉट स्ट्रक्चर क्या है, जिसके आउटर सेल में अगर किसी एटम के आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उसको उसके सिंबल के साथ डॉट या क्रॉस के साथ लिखना है, क्या है, वही लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। अभी बना देते हैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर। देखो सबसे पहले देखो सोडियम के फर्स्ट जो सेल है के सेल, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, अपने पास 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये सोडियम का जो है वो के सेल है। के सेल इसका ये L सेल
और ये इसका एम सेल। ठीक है, तीनों सेल हमने बना दिए। अब देखो इसका अकॉर्डिंग टू इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग देखो इसके फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, और इसके आउटर मोस्ट सेल में बेटा 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसका लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर अगर अपने को बनाना है तो लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर बेटा इसका ऐसा बन जाएगा, Na और Na के साथ में बेटा या तो एक डॉट लिख दो या इसके साथ में एक क्रॉस लगा दो। आउटर सेल में जितने इलेक्ट्रॉन है उतने उसके सिंबल के साथ लिख दो। ये होता है बेटा लोएस्ट डॉट स्ट्रक्चर। अब देखो यहां पर अपने पास आता है क्लोरीन। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 17। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 287। ये सेम जो सेल बनानी है उसी के क्लोरीन के लिए भी बनानी है। तो क्लोरीन का ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड और ये थर्ड जो आउटर मोस्ट सेल है उसका। ठीक है, क्लोरीन के फर्स्ट सेल में बेटा इलेक्ट्रॉन है अपने पास 2। क्लोरीन का जो फर्स्ट सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है अपने पास। सेकंड जो इसका सेल है उसमें अपने पास इलेक्ट्रॉन है बेटा 8। तो 8 इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं अपने पास। ठीक है, ये फर्स्ट सेकंड 4 6 और ये 8। अब आउटर मोस्ट जो सेल है बेटा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन। ये 6 और ये बेटा 7, ध्यान से देखना। ठीक है, आउटर मोस्ट जो सेल है उसमें 7 इलेक्ट्रॉन हो गए। सोडियम के पास आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन है। अब देखो अगर किसी भी एटम को क्या होना है, अगर उसको स्टेबल होना है, अगर उसको स्टेबल होना है तो उसको उसके जो आउटर मोस्ट सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। उसमें अगर 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो जो एटम है वो स्टेबल नहीं है। तो एटम क्या करता है, अब यहाँ पर देखो सोडियम को अगर स्टेबल होना है तो इसके आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ठीक है, बट इसके आउटर मोस्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या करता है बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है, ये डोनेट कर देता है। ये 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है। अब क्लोरीन को क्या चाहिए, क्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको 1 इलेक्ट्रॉन ही नीड है। तो ये क्या करता है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करता है। ठीक है, ये सोडियम वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर दिया तो सोडियम का जो आउटर मोस्ट सेल है वो खाली हो गया, एकदम से एम्प्टी हो गया। तो इसको हम हटा सकते हैं। ठीक है, अब सोडियम का आउटर मोस्ट सेल जो बचा है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 8 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका जो अष्टक है वो कंप्लीट है, यानी कि ये स्टेबल है। अब आप और इसको भी देखो, इसके आउटर मोस्ट में सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 7 थे, एक सोडियम ने इसको डोनेट कर दिया तो इसके भी 8 हो गए। ठीक है, ये भी स्टेबल हो गया। अब यहाँ पर देखो जो भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा बेटा उस पर आता है पॉजिटिव चार्ज Na+, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर आता है बेटा नेगेटिव चार्ज Cl-। अब यहां से मेटल्स के अपने पास जो है वो डेफिनेशन क्या आती है कि मेटल्स आर सब्सटेंस व्हिच फॉर्म पॉजिटिव आयन बाय डोनेटिंग इलेक्ट्रॉन्स। Metals are substance which form positive ions by donating of electrons, or we can say metals are substance which donate electrons and form positive ions. Metals are substance which donate electrons and form positive ions. इसके अपोजिट नॉन मेटल्स की जो वो डेफिनेशन क्या आएगी, नॉन मेटल्स आर सब्सटेंस which gain electrons and form negative ions. देखो यहाँ पर मेटल ने क्या किया है, सोडियम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है और पॉजिटिव आयन इस पर आया। तो ये क्या होगी, ये मेटल है। मेटल्स आर सब्सटेंस व्हिच डोनेट इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म पॉजिटिव आयंस। नॉन मेटल्स आर सब्सटेंस व्हिच गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म नेगेटिव आयंस। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, पॉजिटिव आयन बन गया Na+। क्लोरीन जो है वो नॉन मेटल है, इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया और नेगेटिव आयन बन गया। अब इनमें क्या होता है, देखो Na जो पॉजिटिव है और Cl नेगेटिव है। सोडियम पॉजिटिव है एंड पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, अपोजिट चार्ज है। इनके बीच में फोर्स अप्लाई होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और ये एक दूसरे के क्लोजर आ जाएंगे और कंपाउंड बन जाएगा NaCl। ठीक है, अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इसको बोलते हैं। ये एक दूसरे के क्लोजर आएंगे और कंपाउंड NaCl अपना फॉर्म हो जाएगा। अब देखो यहां पर अपने पास आते हैं, ये जो कंपाउंड बना है इस कंपाउंड का नाम है बेटा आयोनिक कंपाउंड। इस कंपाउंड का नाम है आयोनिक कंपाउंड। अब आयोनिक कंपाउंड्स को कैसे डिफाइन करेंगे, कंपाउंड्स विच कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर of electrons, or we can say ions, are known as
आयोनिक कंपाउंड्स, आयोनिक कंपाउंड्स। ओके, कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन, यहां पर ऐसा भी हम ऐड कर सकते हैं बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। और ऐसा भी बोल सकते हैं कि हाँ, जो कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स, और वी कैन से कंपाउंड्स फॉर्म बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल आर नोन एज आयोनिक कंपाउंड्स। यहाँ पर देखो आयन जो कंपाउंड्स है वो मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग हो रहा है, ठीक है। अब इनकी जो प्रॉपर्टीज आती है, आयोनिक कंपाउंड जो बन गए, इनकी प्रॉपर्टीज अपने पास आती है। इनकी फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो बेटा है अपने पास, इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बेटा हाई होता है। ऑब्वियसली बात है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है, न्यूक्लियर फोर्स की बात, ठीक है। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है। NaCl सोडियम, जो सोडियम क्लोराइड होता है नमक, उसको अगर आप घर पे उसको अगर पिघालना चाहोगे तो घर पे वो काफी ज्यादा टफ है, उसको पिघालना मुश्किल है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों हाई होते हैं। सेकंड, आयोनिक कंपाउंड्स का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बोथ आर हाई। सेकंड प्रॉपर्टी बेटा, सेकंड प्रॉपर्टी है बेटा इनकी फिजिकल नेचर और हार्डनेस। आयोनिक कंपाउंड्स आर जनरली हार्ड, ठीक है। थर्ड जो इनकी प्रॉपर्टी है वो बेटा आती है इनकी सोल्युबिलिटी। सोल्युबिलिटी, सोल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता। Ionic compounds are soluble in, ionic compounds, ionic compounds are soluble in water but not in petrol। जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं वो जनरली क्या होते हैं, वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं वो, बट क्या करते हैं वो जो केरोसिन या पेट्रोल है उसमें सोल्यूबल नहीं है। फोर्थ जो इनकी प्रॉपर्टी आती है वो आती है बेटा कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आयोनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्ट electricity in molten form, in molten form but not in solid form। इसका मीन क्या होगा, आयोनिक कंपाउंड जो है वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करेंगे, बट उनको जैसे ही उनको मोल्टन फॉर्म या मेल्टन फॉर्म, उनको अगर लिक्विड फॉर्म में लाया जाएगा या एक्वस फॉर्म में लाया जाएगा तो वो क्या करेंगे बेटा, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर देंगे, ठीक है। अगर उनको द्रव अवस्था में लाएंगे तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर देंगे। जैसे NaCl है, NaCl जो वो सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं शो करेगा, बट जैसे ही इसको क्या किया जाएगा, वाटर में डिसॉल्व किया जाएगा, इसका सॉल्यूशन बना लिया जाएगा तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर देगा, ठीक है। ये होते हैं बेटा आयोनिक कंपाउंड्स। और आयोनिक कंपाउंड कैसे फॉर्म होते हैं, जब मेटल्स और नॉन मेटल्स रिएक्ट करती है। यहाँ से मेटल नॉन मेटल की अपने को नई डेफिनेशन मिल गई, आयोनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। इसके बाद अपने पास आता है बेटा इस चैप्टर का जो सेकंड फेज है वो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। मेटल्स कहां से अपने को कैसे प्राप्त होती है वो अपने को इसे चैप्टर में वो भी अपने को साथ में पढ़ना है कि मेटल्स को कैसे रिसीव किया जाता है। अपने पास है जनरली जो मेटल्स है वो बेटा ऐसे तो अपने को मिलती नहीं, उनको कहीं ना कहीं से तो अपने को प्राप्त करना होता है ना। ये अपना नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स। हिंदी में इसको बोलेंगे बेटा धातुओं की प्राप्ति। अब देखो जनरली नेचर में क्या होता है, अपने को सारे मेटल्स, अपने को कई मेटल्स हैं नेटिव मेटल्स, ठीक है। नेटिव मेटल्स जिनको बोलते हैं, नेटिव मेटल्स वो मेटल्स होती है बेटा जो अपने को नेचर में फ्री स्टेट में मिल जाती है, ठीक है। वो किसी और कंपाउंड के साथ नहीं मिली होती, वो किसी और जो एटम होता है और जो भी एलिमेंट है उसके साथ कोई कंपाउंड या कोई सॉल्यूशन में अपने को नहीं मिलती, वो फ्री स्टेट में मिल जाती है। उनको क्या बोलते हैं बेटा, नेटिव मेटल्स। नेटिव मेटल्स कौन सी है, जैसे अपना Ag हो गया, Au हो गया, प्लेटिनम हो गया, ये सारे नेटिव मेटल्स है, ये फ्री स्टेट में मिल जाती है। गोल्ड की माइनिंग की जाती है, उसकी रिफाइनिंग के बाद वो अपने को डायरेक्ट हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर अपने पास दो डेफिनेशन आती है बेटा, एक तो आती है मिनरल्स की,
मिनरल्स को बेटा हिंदी में बोलते हैं खनिज। ठीक है, एक आती है अपने पास बेटा और, ओ आ रही, और को बेटा हिंदी में बोलते हैं अयस्क। मिनरल्स की क्या डेफिनेशन होगी? नेचुरल सब्सटेंस which contain metals। ठीक है, सेकंड जो अपने पास आती है बेटा और क्या होती है बेटा? मिनरल्स फ्रॉम which extraction of metals is। ठीक है, खनिज और ऐसे देखो, खनिज क्या होती है? जो अपने को नेचुरली मिल जाते हैं अर्थ के क्रस्ट में। ठीक है, बट और क्या होती है? और जो होती है उनमें मिनरल्स का जो मिनरल्स ही होती है और भी बेसिकली, बट इनसे क्या मेटल का एक्सट्रैक्शन करना कन्वीनियंट होता है, इजीली उनको मेटल्स को रिसीव कर सकते हैं, मेटल का एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं बेटा? और। ठीक है, अब अपने पास एक आती है मेटलर्जी। हिंदी में बोलते हैं धातुकरण। द प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और। मेटल का क्या है? उसके ओर से मेटल का एक्सट्रैक्शन करना, वो क्या प्रोसेस क्या कहलाती है? मेटलर्जी। ठीक है, धातुकरण। मेटल, कोई भी मेटल है वो अपने ओर में होगी, उसको उस ओर से क्या करना? उस मेटल को रिसीव करना, वो प्रोसेस जो है वो मेटलर्जी कहलाती है। ठीक है, मेटलर्जी के 3 स्टेप्स होती है। पहला जो होती है वो बेटा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर। देखो, अगर कोई मेटल का ओर है तो उस ओर के साथ क्या होगी? उसमें जो इंप्योरिटीज उसके साथ होगी, जो भी और होगा उसमें क्या होगी? इंप्योरिटीज भी होगी उसके साथ। उन इंप्योरिटीज को क्या बोलते हैं बेटा? गेन पार्टिकल। इंप्योरिटीज विथ और is known as are known as with or are known as गेन पार्टिकल। ओके, मेटल जो और होगा, मेटल का जो भी और होगा उस और के साथ क्या होगी? इंप्योरिटीज होगी, उन इंप्योरिटीज को क्या बोलते हैं? गेन पार्टिकल। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और, अयस्क का सांद्रण। ठीक है, इसका सांद्रण, अयस्क का सांद्रण से क्या है? उसे जो गेन पार्टिकल है उनको रिमूव करना, गेन पार्टिकल जो और में है उनको रिमूव करना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ और है। ये अपनी फर्स्ट स्टेप है। सेकंड स्टेप जो है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम इट्स और, मेटल का उसकी ओर से रिसीव करना। और थर्ड जो अपने पास वो आती है, वो जो स्टेप है वो है रिफाइनिंग ऑफ मेटल। जो मेटल अपने को रिसीव हो रही है उस मेटल की रिफाइनिंग करना। ये 3 स्टेप अपने पास मेटलर्जी के। इनमें सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो बेटा सेकंड स्टेप है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी सीरीज में अपने पास दो तीन टाइप के मेटल आ रही थी। एक आ रही थी हाईली रिएक्टिव मेटल, एक आ रही थी मॉडरेटली रिएक्टिव और एक आ रही थी लेस रिएक्टिव। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेस, जो मॉडरेटली रिएक्टिव है। ठीक है, मॉडरेटली रिएक्टिव या मिड रिएक्टिव मेटल्स। और यहां पर जो है वो लेस रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल। ठीक है, मिड रिएक्टिव मेटल्स में जो आती है वो आती है Zn, जिंक, एल्यूमिनियम, ये मेटल्स है मॉडरेटली रिएक्टिव। और लेस रिएक्टिव मेटल्स कौन सी होती है? Hg, Ag,
ये सारी लेस रिएक्टिव मेटल्स जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रही थी, ये मिड में आ रही थी, ठीक है। और एक जो हाईली रिएक्टिव है उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं। देखो इनका जो ये जो मेटल होगी वो किसी न किसी और में अवेलेबल होगी, ठीक है। सबसे पहले इनका और होगा। अब वो और किस फॉर्म में हो सकता है? वो और दो फॉर्म में हो सकता है, या तो किस फॉर्म में, कार्बोनेट फॉर्म में, या तो किस फॉर्म में हो सकता है, कार्बोनेट, या किस फॉर्म में हो सकता है, सल्फाइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। इस फॉर्म को अपने को, या डायरेक्ट वो किस फॉर्म में हो सकता है, ऑक्साइड की फॉर्म में। तीन फॉर्म में हो सकता है, या तो सल्फाइड, या कार्बोनेट, या ऑक्साइड, ठीक है। अब अपने को मेटल जो है वो ऑक्साइड फॉर्म से रिसीव करना, और से जो सल्फाइड अगर सॉरी ऑक्साइड अगर किसी का और है, अगर किसी मेटल का ऑक्साइड हो रहा है तो उससे मेटल को एक्सट्रैक्ट करना इजीली होता है, बिकॉज क्या कर सकता है, ऐसे अपने को ऑक्सीजन ही उससे रिलीज करवानी है और अपने को मेटल रिसीव हो जाएगी। तो देखो जो सल्फाइड मेटल, जो सल्फाइड हो रहा है उसको किस में कन्वर्ट किया जा सकता है, किसमें कन्वर्ट किया जाता है, ऑक्साइड और में। और जो कार्बोनेट और है, ठीक है, सल्फाइड और को क्या किया जाता है, ऑक्साइड और में कन्वर्ट किया जाता है। ये प्रोसेस क्या कहलाती है, इनको देखो सल्फाइड और को जब O2 की प्रेजेंस में हीट किया जाता है, जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इनको क्या किया जाता है, हीट किया जाता है, तो ये ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये प्रोसेस जो है वो कहलाती है बेटा रोस्टिंग। द कन्वर्जन ऑफ सल्फाइड और into oxide ore in presence of oxygen, or we can say sulfide ore, when sulfide ore are heated in presence of oxygen it will convert into oxide. This process is known as roasting, okay। अब देखो जो कार्बोनेट ओर है, उस कार्बोनेट ओर को किस में कन्वर्ट करना होगा अपने को, ऑक्साइड की फॉर्म में। कार्बोनेट ओर को ऑक्साइड की फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो इसको क्या किया जाएगा, ऑक्सीजन की अब्सेंस में हीट किया जाएगा, या लिमिटेड ऑक्सीजन के साथ इसको हीट किया जाएगा, या ऑक्सीजन की अब्सेंस में इसको हीट किया जाएगा। ऑक्सीजन की अब्सेंस में इसको हीट किया जाएगा, तो ये प्रोसेस जो होती है वो कैल्सिनेशन कहलाती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज कैल्सिनेशन। व्हेन कार्बोनेट ore are heated in absence of oxygen it will convert into oxide ore. This process is known as calcination, ठीक है। अब अपने को जो ओर है वो ऑक्साइड की फॉर्म में रिसीव हो गया। अब इस ओर को क्या करते हैं, कार्बन की प्रेजेंस में इसको हीट करते हैं। जब इस कार्बन की प्रेजेंस में इसको हीट किया जाएगा तो अपने को मेटल रिसीव हो जाएगी। एग्जांपल देखते हैं बेटा इसका, ZnS और ZnCO3। जिंक का हम यहाँ पर प्यूरिफिकेशन करवाते हैं, जिंक का हम एक्सट्रैक्शन करवाते हैं। देखो कैसा हो रहा है, सल्फाइड हो रहा है, सल्फाइड और के साथ क्या करेंगे, रोस्टिंग करवाएंगे। रोस्टिंग किसके प्रेजेंस में होती है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। या कहीं आपको ये ऐसा भी लिखा हुआ मिल सकता है, इसको हीट किया, ये डेल जो साइन है वो हीट को रिप्रेजेंट करता है। डेल जो साइन है वो बेटा किसको रिप्रेजेंट करता है, हीट को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। यहाँ पर इनको किसकी प्रेजेंस में हीट करवा रहे हैं, O2 की प्रेजेंस में इनको हीट करवा रहे हैं। जब O2 की प्रेजेंस में इसको हीट करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, ZnO और सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज कर देगा, SO2 ये रिलीज कर देगा, ठीक है। यहाँ पर जब सल्फाइड ये और था, इसकी रोस्टिंग हुई, रोस्टिंग जो होती है O2 की प्रेजेंस में होती है। ZnO अपने को जिंक ऑक्साइड रिसीव हुआ, जो और है वो ऑक्साइड फॉर्म में अपने को रिसीव होगा, सल्फर डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी। अब देखो ZnCO3 किस फॉर्म में बेटा, कार्बोनेट फॉर्म में। कार्बोनेट फॉर्म में तो क्या करेंगे, O2 की एब्सेंस में इसको हीट करवाएंगे। O2 की एब्सेंस में जब इसको हीट करवाएंगे, कंपाउंड क्या बनेगा, ZnO और CO2 साथ में रिलीज हो जाएगी। दोनों कंडीशन में अपने को क्या रिसीव हो रहा है, जिंक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड जो मेटल है उसका, और अपने को ऑक्साइड के फॉर्म में रिसीव हो गया। अब अपने को क्या करना है, ZnO इसको क्या करना है, कार्बन की प्रेजेंस में हीट करवाना है। कार्बन की प्रेजेंस में जब हीट करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, जिंक अपने को रिसीव हो जाएगी और कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर देखो कार्बन क्या कर रहा है, ऑक्सीजन को रिलीज कर रहा है, ठीक है। ये होती है प्रोसेस जो होती है मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल्स की होती है। अब अपने पास सेम ऐसी प्रोसेस आती है जो लेस रिएक्टिव है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे नीचे आती है। इनका भी क्या होगा, एक और होगा। वो और किस फॉर्म में होगा, या तो डायरेक्ट वो ऑक्साइड की फॉर्म में होगा, डायरेक्ट ऑक्साइड, ठीक है। या किस फॉर्म में हो सकता है, कार्बोनेट, या किस फॉर्म में हो सकता है, सल्फाइड फॉर्म में। सल्फाइड और कार्बोनेट को सेम रोस्टिंग और कैंसिलेशन करवानी है अपने को, रोस्टिंग। इसकी कैल्सिनेशन, कैल्सिनेशन जो है वो O2 के एब्सेंस में होती है, रोस्टिंग जो है वो क्या होती है, O2 की प्रेजेंस में होती है, ठीक है।
अब अपने को क्या हो गया, और रिसीव हो गया ऑक्साइड फॉर्म में, इसको क्या कर देना, डायरेक्ट हीट करवा देना है और अपने को मेटल रिसीव हो जाएगी। यहाँ पर जो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल है, मिड रिएक्टिव या मॉडरेटली रिएक्टिव जो मेटल्स है, उनको क्या कर रहे थे, कार्बन की प्रेजेंस में हीट करवा रहे थे। बस इनको क्या करवाना है, कार्बन बिना विदाउट कार्बन इनको डायरेक्टली हीट करवाना है। एग्जांपल देखते हैं HGS। HGS जो होता है वो मरकरी का और होता है, इसका नाम होता है सिनेबार, ठीक है। सोडियम का जो और होता है वो होता है NaCl रॉक सॉल्ट, ठीक है। हाँ, HGS मरकरी का जो और है HGS। कौन सी फॉर्म में है, सल्फाइड फॉर्म में। क्या करवाते हैं इसका, सल्फाइड फॉर्म में है तो क्या करवाएंगे, रोस्टिंग। रोस्टिंग जो होती है वो O2 की प्रेजेंस में होती है, कंपाउंड क्या बनेगा HgO और SO2 रिलीज हो जाएगी। अपने को क्या रिसीव हो गया, ऑक्साइड फॉर्म में और रिसीव हो गया। अब क्या करवानी है, अपने को डायरेक्ट हीट करवानी है। HgO इसको क्या करवा देते हैं बेटा, हीट करवा देते हैं। कंपाउंड क्या बनेगा Hg और O2 रिलीज हो जाएगी। मरकरी अपने को रिसीव हो गई, ये होती है मरकरी, ये होती है अपने को जिंक। देखो मेटल रिसीव हो रही है ना फॉर्म में, ठीक है। इससे क्या, ये क्या होती है, मेटल की एक्सट्रैक्शन की प्रोसेस होती है। अब अपने पास आती है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या आती है, सबसे ऊपर आती है, जिनकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा है। उन मेटल्स का प्यूरिफिकेशन कैसे, उन मेटल्स का एक्सट्रैक्शन कैसे करेंगे, ठीक है। उन मेटल का एक्सट्रैक्शन देखो, उनमें वहां पर क्या है, उनका डायरेक्ट इलेक्ट्रोलाइसिस करवा देना है। हाईली रिएक्टिव मेटल्स, हाईली रिएक्टिव मेटल्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ हाईली रिएक्टिव मेटल्स। देखो हाईली रिएक्टिव वेव ने एग्जांपल लिया है सोडियम का NaCl जो होता है वो रॉक सॉल्ट, सोडियम का और होता है। इनमें क्या करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है, इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना है इनका। दो इलेक्ट्रोड बनाने हैं अपने को, दोनों को सर्किट से कनेक्ट करना है, ठीक है। ये एनोड है, एनोड पर कौन सा पॉजिटिव चार्ज होता है, ये है कैथोड, कैथोड पर जो होता है वो नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ पर जो और है सोडियम का जो और है वो NaCl है, रॉक सॉल्ट है, इसको क्या करना है, मोल्टन फॉर्म में लेना है, मेल्टन फॉर्म में लेना है, ठीक है। ये NaCl सॉल्यूशन है अपने पास, NaCl सॉल्यूशन। इतना इजी प्रोसेस नहीं है, सोडियम NaCl को पहले गर्म करके उसको जो लिक्विड फॉर्म में या मेल्टन फॉर्म में लाना, ठीक है। अब देखो जब इसको ये लिक्विड फॉर्म में आ गया, अब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो यहाँ पर क्या होंगे, Na+ आयंस बनेंगे और Cl- आयन रिलीज होंगे, Na+ और Cl- आयन रिलीज होंगे। अब देखो Na+ है, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव वाला कहां पर जाके चिपक जाएगा, यहाँ पर अपोजिट जो इलेक्ट्रोड है उस पर चिपक जाएगा। कैथोड पर नेगेटिव चार्ज होता है, सोडियम किस पर, सोडियम पर पॉजिटिव चार्ज है, अपोजिट इलेक्ट्रोड पर जाकर कलेक्ट हो जाएगा। क्लोरीन, क्लोरीन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज वाला कहां पर जाएगा, पॉजिटिव पर, जो एनोड है उस पर जाकर चिपक जाएगा ये, ठीक है, उस पर जाकर कलेक्ट हो जाएगा। तो अपने को मेटल कहां रिसीव होगी, कैथोड पर अपने को मेटल रिसीव हो गई। अपोजिट इलेक्ट्रोड पर, जिस पर अपोजिट चार्ज होगा वो अपोजिट इलेक्ट्रोड पर चला जाएगा। ये होती है जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स है उनका प्यूरिफिकेशन, उनका एक्सट्रैक्शन। अब अपनी मेटलर्जी की लास्ट स्टेप आती है अपने पास प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स, जो अपने को मेटल लास्ट स्टेप से रिसीव हुई है उस मेटल को एकदम से रेडी टू यूज बनाना है। उसमें अगर कुछ भी इंप्योरिटीज रह गई है तो उस इंप्योरिटीज को हटाने के लिए लास्ट स्टेप है प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल्स। इसमें क्या किया जाता है, मेटल में जो भी अगर इंप्योरिटीज रह रही है तो उन इंप्योरिटीज को रिमूव किया जाता है। सेम इसकी प्रोसेस क्या है, इसमें भी इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। जिस भी मेटल का प्यूरिफिकेशन करवाना है उस मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाया जाता है। अब यहाँ पर जिस भी मेटल का अपने को प्यूरिफिकेशन करवाना है उसका ही हम साल्ट लेंगे, उसी का सल्फाइड या कुछ उसी का सल्फाइड सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, और उसमें भी सेम इलेक्ट्रोड बनाएंगे। अब यहाँ पर देखो जिस भी मेटल का अपने को प्यूरिफिकेशन करवाना है उस मेटल का क्या बनाएंगे, हम एनोड बनाएंगे, और वो एनोड जो है वो अपना काफी ज्यादा थिक रोड होगी। और जिस भी मेटल का यहाँ पर जिस भी मेटल का अपने को प्यूरिफिकेशन करवाना है दोनों का जो इलेक्ट्रोड, दोनों इलेक्ट्रोड बनेंगे वो दोनों सेम मेटल के बनेंगे। बट जिस मेटल का प्यूरिफिकेशन अपने को करवाना है
उस मेटल का अपने को लेना है एनोड, और जिस मेटल का दूसरा जो इलेक्ट्रोड अपने को यानी कि कैथोड जो लेना है वो उसी मेटल का लेना है, पर प्योर मेटल लेनी है, ठीक है, और इनको सर्किट से कनेक्ट कर देना है। ये जो है वो है कैथोड, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है। ये अपने को लेना है प्योर मेटल, प्योर मेटल। थिन रॉड इसकी लेनी है, पतली सी रॉड लेनी है इसकी, ठीक है। और ये है अपना एनोड। एनोड पर जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। ये अपने पास है इम्प्योर मेटल, जिसका अपने को प्योरिफिकेशन करवाना है। कैथोड हमेशा पॉजिटिव, जो कैथोड जो होगा वो प्योर मेटल का होगा, एनोड जो होगा वो इम्प्योर मेटल का होगा। सॉल्यूशन जो लेना है वो अपने को सेम मेटल का लेना है, सेम मेटल का सल्फाइड सॉल्यूशन लेना है। यहाँ पर अज्यूम कर रहे हैं कॉपर सल्फेट का, चलो ठीक है, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है ये। कॉपर की अपन प्योरिफिकेशन करवाते हैं। ये जो रोड है वो इम्प्योर कॉपर की है। जब भी एनोड अपने को लेना है वो इम्प्योर कॉपर का लेना है, ठीक है। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होगा तो यहाँ से कॉपर आयंस रिलीज होंगे, ठीक है, Cu2+ आयंस यहाँ से रिलीज होंगे, कॉपर आयंस Cu2+ आयंस। अब कॉपर आयंस यहाँ से रिलीज होंगे, एनोड पर ऑलरेडी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, Cu2+ आयंस रिलीज हो रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव को क्या करेगा, रिपील करेगा, और इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कैथोड पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो जो अपनी प्योर मेटल है वो यहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाएगी, प्योर मेटल जो है वो यहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाएगी, अपोजिट जो इलेक्ट्रोड है कैथोड जो उस पर कलेक्ट हो जाएगी। अब यहाँ से जो मेटल जो है वो इसमें जा रही है और यहाँ पर जाके कलेक्ट हो जाएगी अपोजिट इलेक्ट्रोड पर। देखो अब जो इसमें इंप्योरिटीज है, इस मेटल में क्या है, इस मेटल में जो इंप्योरिटीज है वो इंप्योरिटीज कहाँ पर, यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी, जो अपना बीकर है उसमें, उसके बॉटम में जाके कलेक्ट हो जाएगी। इन इंप्योरिटीज को क्या बोलते हैं, एनोड मड। इन इंप्योरिटीज को बोलते हैं एनोड मड, ठीक है। ये इस फॉर्म से, इस प्रोसेस से जो है वो मेटल्स का प्योरिफिकेशन करवाया जाता है। इसके बाद अपना एक लास्ट टॉपिक आता है अलॉयज। कई बार देखो कुछ मेटल्स जो है वो लाइट वेट हो सकती है, कुछ मेटल में शाइनिंग हो सकती है, कुछ मेटल हार्ड हो सकती है, बट अपने को कई बार ऐसा प्रोडक्ट चाहिए जो लाइट वेट भी हो और हार्ड भी हो, तो इसके लिए अपने को किसकी नीड हुई, अलॉय की। अलॉय को हिंदी में बोलते हैं मिश्र धातु। अलॉयज को डिफाइन कैसे करेंगे, अलॉय इज ए मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अलॉय इज ए मिक्सर ऑफ टू और मोर मेटल्स। अलॉय जो है वो दो या दो से ज्यादा मेटल्स का मिक्सर है। यहाँ पर अपने पास कुछ फेमस अलॉयज आती है। एक आती है अपने पास कॉपर और जिंक। कॉपर और जिंक जो है उसको बोलते हैं ब्रास, ठीक है। एक आती है अपने पास कॉपर और टिन, इसको बोलते हैं ब्रॉन्ज। एक अपने पास आती है Pb+Sn, इसको बोलते हैं सोल्डर। ये जो होती है वो वायर्स की वेल्डिंग के लिए यूज होती है। कनेक्शन ऑफ वायर, और वी कैन से सोल्डरिंग ऑफ वायर। ये अपने पास कुछ अलॉयज है, ठीक है। एक अपने पास आती है थर्माइट रिएक्शन। थर्माइट रिएक्शन नेम रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थर्माइट रिएक्शन क्या होती है, Fe2O3। जब इसकी रिएक्शन फेरस ऑक्साइड, फेरस सेकेंड ऑक्साइड की जब रिएक्शन होती है एल्यूमिनियम के साथ, ठीक है, तो ये कंपाउंड क्या परफॉर्म करती है, Fe और Al2O3, और साथ में इसमें हीट प्रोड्यूस होती है। अब इसमें यह होती है थर्माइट रिएक्शन। जब फेरस सेकेंड ऑक्साइड की रिएक्शन एल्यूमिनियम के साथ करवाई जाती है तो अपने को फेरस रिसीव होता है और Al2O3 और हीट साथ में रिलीज होती है। देखो यहाँ पर जो अपने को फेरस रिसीव हो रहा है वो किस फॉर्म में वो रिसीव होता है, मेल्टन फॉर्म में। वो होता है अपने को मेल्टन फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में वो रिसीव होता है, पिघला हुआ आयरन। इसलिए ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन का यूज जो होता था वो रेलवे ट्रैक्स के जॉइंटिंग के लिए होता था। रेलवे ट्रैक्स फॉर जॉइंटिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स। रेलवे ट्रैक्स को जॉइंट करने के लिए उसका यूज होता था। यह है अपनी थर्माइट रिएक्शन। यहाँ पर अपना चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू।